की ओर चलना चाहिए। हमारे बीच में हास्य के एक बेहद ही अंतर्राष्ट्रीय नाम, जिनकी उपस्थिति पूरे देश के कवि सम्मेलनों में रहती है। पीछे आई थिंक कोई बच्चा रो रहा है, वो देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान इससे बिगड़ा जा रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा पीछे संज्ञान लें। हास्य के अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय दादा श्री रमेश मुस्कान जी की हमारे बीच में उपस्थिति है। आपकी जोरदार तालियां उनको आमंत्रित करें। आगरा का नाम लेकर वो पूरी दुनिया में गए, सर्वाधिक विदेश यात्राएं उन्होंने करी। एक बार जरा जोरदार तालियां आपका उनका स्वागत करें, आदरणीय दादू रमेश मुस्कान जी। माइक तो गर्म हो गया है। अद्भुत काव्य पाठ किया भाई ईशान ने, एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा, समय की अपनी सीमाएं हैं। अभी तक आप सचमुच की कविताएं सुन रहे थे, हाँ, अब थोड़ी देर मुच मुच वाली सुन लीजिए। डॉक्टर DV शर्मा जी हमारे संरक्षक रहे हैं, और धाकरे जी चले गए क्या? डॉक्टर धाकरे जी चले गए। बहुत अच्छा माहौल बन गया है, बहुत अच्छी कविताएं हो गई, और ईशान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूरज भाई ने शुरू में कहा था कि बड़े लोग हाथ नहीं पकड़ रहे हैं उसका, मुझे लग रहा है बड़े लोगों का इसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सच में बहुत उसमें ऊर्जा है और बहुत शानदार वो लिख रहा है, उनका लेखन बहुत शानदार है। ऐसा हमसे ज़िंदगी में नहीं लिखा गया। मेरे से बात होती रहती है, मैं समझाता था कि मैं तेरी उम्र में मैंने भी शुरुआत कर दी थी कवि सम्मेलनों की। हाँ, तो मैंने कहा जो पहले पढ़ाई वढ़ाई जो होनी है उसे पूरी कर लो, ये कवि सम्मेलन तो कभी भी कर सकते हैं। वो इंटरमीडिएट से ही हमने कवि सम्मेलन शुरुआत कर दी थी, तो आज तक यही कर रहे हैं, पढ़ाई वहीं की वहीं रह गई। बहुत शानदार लिखा उसने, सचमुच में वीर रस की कविताएं ऐसी होनी चाहिए, वरना हमारे देश में तरह तरह के वीर रस के कवि हैं। ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही लिख रहे हैं। अद्भुत अच्छा, आदमी क्या होता है वीर रस का कवि, बड़े जोश में होता है साहब, उसे पता नहीं होती, उसका तर्क नहीं होता कहीं भी। हाँ, अद्भुत तर्क में आ जाता है, कोई तर्क नहीं होता, कोई तार्किक होके। एक चिल्ला रहा था पिछले दिनों कि पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले, इंच इंच पे गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से? तो हाँ भैया, क्या कर रहे हो आप? ये YouTube के लिए कर रहे हो क्या? रहने दो, स्ट्राइक आ जाएगी चैनल पे, दिक्कत में आ जाएगा। क्या होता है कि बहुत से कवियों को आप सुनते रहे, मैं लगभग 17-18 देशों में गया हूँ। कविता का कोई पता नहीं होता आप किस माहौल में बैठे हैं, किस मूड में बैठे हैं। पिछले दिनों में डॉक्टर साहब मैं अमेरिका गया, 15-16 घंटे की फ्लाइट है, बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, लंबी यात्रा थी, परिचय होता है। उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? बोले मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बोर होने लगे, तो बोले कवि जी कोई कविता बविता सुनाइए। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने कविता के साथ बविता जोड़ा, मैं समझ गया ये कविता में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा रहने दीजिए सेठ जी, आपका कविता से क्या लेना देना? तो वो जिद करने लगे, तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हाँ, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। हाँ, तो वो रोने लग गए। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए हैं, हो सकता है GST के पिटे पिटाए हों। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली कि नहीं निकली? तो कविताएं ऐसे भी सुनी जाती हैं, ऐसे भी समझी जाती हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए आप, एक बार तालियां हो जाएं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूं। मैं कोई गीत गजल नहीं लिखता, वीर रस मैंने लिखा नहीं कभी, क्योंकि ये मुझे पता है अपने बस का काम है नहीं। क्या होता है, अच्छा आदमी को देख के काम लेना चाहिए। हमने पशु मेलों, आज तो पढ़े लिखे लोग मिल गए, हम तो पशु मेलों तक में जाते हैं। नहीं सच में डॉक्टर साहब, बटेश्वर में पशुओं का मेला लगता है और वहाँ सरकार के पास बजट होता है, तो मनोरंजन के लिए वो कवि सम्मेलन करा देते हैं। दिन में जो पशु खरीदते बेचते हैं वो शाम को हमारे श्रोता होते हैं और आपस में झुंड बना के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई इधर ध्यान दो, वो कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आदमी दार्शनिक हो जाए, अच्छी कविता सुनाना कर, उसके साथ होता क्या है?
मेरे को अनुभव नहीं था मंच का, मैं शुरू हो गया, मैंने दर्शन शुरू कर दिया, जीवन दर्शन, कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं पशु मेले के श्रोता, कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया। एक लाइन मैंने कई कई बार रगड़ी, अच्छा आदमी डूब जाता है कविता में। हाँ। कि जीवन क्या है समझ न पाए हम अब तक भैया, सामने से खड़ा हो गया, बोला ले वे आए भैंसिया हम तो ले चल दे गैया। तो ऐसे श्रोता भी हमें मिलते हैं। इस तरह की कविताएं होती रही हैं। गजल बजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। प्रेम प्यार की कविताएं मैंने जीवन में कभी लिखी नहीं। क्या बात? क्योंकि मेरा मानना ये है, ये कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज में भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। क्या बात है। प्रयास मैंने भी किए, कोई प्रेमिका हो। अच्छा, गीतकार जो होते हैं, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसा सबके साथ ठीक ठाक चलता है। आनंद लीजिएगा, थोड़ा माहौल बनाइएगा। अखियां लड़ गई। हाँ। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई, इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ये देखो, ये प्रेम है लोगों का, पिटने पर तालियां बजा रहे हैं। मैं जानता हूं काफी लुटे पिटे लोग बैठे हुए हैं प्रेम के। खाना भी शुरू कर दिया क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, पारिवारिक माहौल है। क्या होता है, मैं बता रहा था कि गजल सुनने के, गजल में डॉक्टर साहब आदमी भावुक हो जाता है। आप गजल सुनिए लगा करके, तो ऐसा लगता है कि अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थी। हाँ। और वो छोड़ के चली गई। पिछले दिनों में जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था, तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। उन स्थितियों में हम हैं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, एक छोटी सी व्यंग्य छड़का आपको सुनाना चाहता हूं। जी दादा। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, देश में तमाम तरह की समस्या, देश की एक बड़ी समस्या और देश की क्या पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है रोजगार की, उसे रेखांकित करता हूं। व्यंग्य का विद्यार्थी हूं, बात आप तक पहुंच जाएगी तो आपका प्यार चाहूंगा। जी दद्दू। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर। हाँ। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। और सुनाऊं क्या? कंप्यूटर की छोरी। अच्छा, ये ईशान बहुत प्यारा बच्चा है और वो कह रहा है कि दादा वो कंप्यूटर युग की छोरी सुना दीजिए। अभी देशभक्ति की बात यही कर रहा था। हाँ, एक बार तालियां आप बजा दीजिए, आपका मन हो तो मैं एक कविता सुना देता हूँ। भाई अनिल अग्रवंशी जी देश के बड़े कवि हैं, उनका भी आदेश था। सूरज तिवारी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और सच में बहुत बड़ा काम करा है इन्होंने, लगातार कर रहे हैं। उनका भी अनुरोध था भाई ईशान का। भारतीय ये जो आपने कार्यक्रम कराया या 11वीं काव्य धारा करा रहे हो, या सूरज तिवारी का जो काम है उसे छोड़ के ये काम भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। जी। कुछ लोग समय से आए हैं, हम भी जल्दी शुरू हो गए, थोड़ा जल्दी आ गए, अभी खाने में टाइम है। तालियां वालियां बजा दो एक बार आप, थोड़ा ध्यान भंग होता। कविता बोले अलग तरह की चीज है थोड़ी। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। हाँ। और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जी, जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। हाँ। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, हाँ, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए
कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। हाँ, तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। हाँ। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। हाय हाय। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ये हुक्म ताली वाली बजाते रहो। आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। उस संस्कार से मुझे याद आ गया, ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। हाँ संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था जी, क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी और मुझसे पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? हाँ। मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा जी दद्दू। और तर्क सुनिएगा। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है जी, कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। हाँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। क्या बात तुम है। सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। वाह। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। हाँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार तालियां हो पीछे तक। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ इसका। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में हम जीते हैं। अंतिम बंद सुन लीजिए और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। हाँ। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। वाह। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। हाँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। वाह। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा। हाँ। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वाह। बहुत बढ़िया हमारे दद्दू ने प्रस्तुत किया। आदरणीय रमेश मुस्कान जी के लिए जरा एक बार आपकी जोरदार तालियां हो। व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने क्या बात कही कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। आइए इस क्रम को आगे हमें बढ़ाना है।